जादू एक सुंदर परीलोक में 4 परियां रहती थी। एक का नाम था रूहानी और दूसरी परी का नाम था प्रेरणा, तीसरी परी का नाम था गुंजन और चौथी परी का नाम था शांति। वे चारों अपने आप में बहुत खुश रहती थी। चारों की दोस्ती की मिसाल पूरे परीलोक में थी। उनके परीलोक में हमेशा खुशी और खुशहाली होती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो धरती पर जाकर मनुष्य के बारे में जाने और उनकी मदद करे। फिर रूहानी परी तीनों परियों से कहती है, कितना मजा आने वाला है, अब हम सब लोग धरती पर जाएंगे। हाँ, हम मनुष्य के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और शायद हम उनकी मदद भी कर सकती हैं। चलो फिर, देर किस बात की, चलते हैं। फिर चारों परियां धरती की ओर निकल पड़ती हैं और जैसे ही वो धरती पर पहुंचती है तो वो देखती है कि खेत सूख गए हैं, नदियां भी सूख गई है और लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। अरे, ये क्या हुआ? कहाँ गई है सभी हरियाली? नदियां भी कहाँ गायब हो गई है? लोग इतने परेशान क्यों हैं? पता नहीं क्या हुआ है गांव को। फिर परियां घबराकर गांव के मुखिया के पास जाती है और मुखिया से धरती के इस हाल के बारे में पूछती है और मुखिया दुखी होकर परियों से कहता है, परियों, हमारी प्रार्थनाएं भी काम नहीं आई। एक भयंकर राक्षस ने गांव पर कब्जा कर लिया है और वो बारिश होने नहीं देता है। फिर मुखिया परियों को सारी बात बताता है। दरअसल ये कहानी है बारिशपुर गांव की। ये गांव बहुत खूबसूरत था। सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन एक भयंकर राक्षस गांव में आ गया और उसने तबाही मचा दी। जब राक्षस गांव में आया तो उसका रूप बहुत भयंकर था। उसकी आंखें लाल थी। उसने घरों को तोड़ दिया और लोगों को डराया। अब ये गांव मेरा है, तुम सब मेरे गुलाम हो जाओगे। डर के मारे लोग चिल्लाते हैं और इधर उधर भागते हैं। फिर एक बुजुर्ग आदमी घबराते हुए बोलता है, क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा हमें इस राक्षस से? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जबकि राक्षस तबाही मचा रहा था, गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साहस और एकता का प्रदर्शन किया। फिर उसमें से एक लड़के ने कहा, हम राक्षस से लड़ लेंगे और अपने गांव को बचा लेंगे। हमें कोई युक्ति खोजनी होगी राक्षस को हराने के लिए। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना ये राक्षस हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। हम जिंदा नहीं बचेंगे। लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं और राक्षस से लड़ने की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हुए और राक्षस ने उन्हें भी जान से मार दिया और उन सभी की मृत्यु हो गई। ये सब सुनकर चारों परियों को बहुत दुख हुआ। फिर रूहानी परी ने गुस्से में आकर कहा, हम राक्षस को भगा देंगे और गांव में फिर से बारिश करवाएंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। चारों परियां राक्षस के महल में जाती है और वहाँ राक्षस उन परियों को देखकर कहता है, तुम क्या करने आई हो यहाँ? गांव को वापस कर दो और बारिश होने दो। कभी नहीं, अब ये गांव मेरा है। हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। हमारी शक्तियों से तुम्हारा खात्मा जरूर होगा। गांव में फिर से बारिश होगी और सब खुश होंगे। फिर चारों परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राक्षस से लड़ने के लिए करती हैं। रूहानी परी अपनी प्रकाश की शक्ति से एक चमकदार रोशनी पैदा करती है जो राक्षस को अंधा कर देती है। दूर हो जाओ यहाँ से। ओह, तुमने मेरी आंखों में क्या कर दिया? राक्षस अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर प्रेरणा परी फूलों की शक्ति से राक्षस के पास कांटे उगा देती है। लो, तुम्हारे लिए ये फूल। कांटों से घबराकर राक्षस चिल्लाने लगता है और घायल हो जाता है। फिर गुंजन परी अपनी हवा की शक्ति से राक्षस को हवा में उठा देती है।
शांति परी अपनी पानी की शक्ति से राक्षस पर तेज बारिश कर देती है। लो तुम्हारे लिए ये बारिश। राक्षस पानी से भीगकर ठंड से कांपने लगता है। राक्षस घायल हो जाता है और चारों परियों के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता और हार मानकर वहाँ से भाग जाता है। फिर परियां खुशी से कहती है, देखा हम इस लड़ाई को जीत गए हैं। फिर चारों परियां एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से झूमने लगती है। फिर चारों परियां गांव आती है और गांव के लोग परियों से कहते हैं, धन्यवाद परियों, तुम चारों ने मिलकर गांव को बचा लिया है। फिर रूहानी परी मुस्कुराकर कहती है, ये तो हमारा फर्ज था। फिर गांव के लोग परियों की जय जयकार करने लगते हैं। एक बार की बात है, गायत्री और सुरेश अपनी 4 बेटियां सिम्मी, गीता, आयशा और बिन्नी के साथ एक बोट हाउस पर रहते थे। नहीं, मुझे घर घर खेलना है। बिन्नी, हम रोज रोज तो घर घर खेलते हैं, आज हम सभी फुटबॉल से खेलेंगे। अगर हम फुटबॉल से खेलेंगे तो हमारी बॉल नदी में चली जाएगी। हम धीरे धीरे फुटबॉल से खेलेंगे तो हमारी बॉल नदी के अंदर नहीं गिरेगी। सिम्मी और गीता की बात मानकर बिन्नी और आयशा भी अपने बोट हाउस पर फुटबॉल खेलने लगती है। लेकिन फुटबॉल खेलते खेलते आयशा फुटबॉल को इतनी तेज किक मारती है कि फुटबॉल सीधा नदी के अंदर गिर जाती है। दीदी, तुमने इतनी तेज क्यों मारा? देखो, हमारी फुटबॉल नदी के अंदर गिर गई। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम तीनों नदी के अंदर क्या देख रहे हो? माँ देखो ना, आयशा दीदी ने फुटबॉल में इतनी तेज लात मारी कि फुटबॉल नदी के अंदर गिर गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर हम यहाँ फुटबॉल खेलेंगे तो वो तो नदी के अंदर गिरेगी ही ना। फुटबॉल तो जमीन के अंदर खेलने वाली चीज है। मेरे सारे दोस्त जमीन के ऊपर खेलते हैं, लेकिन हम चारों तो इस बोट हाउस पर गुड़िया गुड़िया या घर घर ही खेल सकते हैं। माँ, हम चारों दूसरों की तरह जमीन पर क्यों नहीं रहते? हमारा बोट हाउस क्यों है? मेरी बेटियों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हम इस बोट हाउस पर क्यों रहते हैं। गायत्री इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सुरेश पर पड़ती है। अरे बच्चों, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाओ अंदर से जल्दी से रस्सी लेकर आओ। सिम्मी अंदर जाती है और रस्सी ले आती है। गायत्री उस रस्सी को नदी के उस पार फेंकती है और बोट धीरे धीरे नदी किनारे आ जाती है। फिर सुरेश बोट पर चढ़ जाता है। पिताजी, आज खाने के लिए क्या लेकर आए हो? अपनी बेटियों के लिए मैं जलेबियाँ लेकर आया हूँ। अरे वाह जलेबी, आज तो जलेबी खाने में बहुत मजा आएगा। सभी बोट हाउस के अंदर जाते हैं और जलेबी खाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होते ही सभी सो जाती है, लेकिन गायत्री का उदास चेहरा देखकर सुरेश पूछता है, क्या हुआ गायत्री? मैं जब से आया हूँ तुम तब से कुछ उदास लग रही हो। हमारी बेटियां रोज मुझसे बस एक ही सवाल करती हैं कि हम लोग क्यों इस बोट हाउस पर रहते हैं, दूसरों की तरह हमारा घर जमीन पर क्यों नहीं है। हमारी बेटियां दिन पर दिन बड़ी हो रही है और उनका ये सवाल लाजमी है। गायत्री, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम लोगों को बोट पर रहना पड़ रहा है। गायत्री और सुरेश पहले से ही बोट हाउस पर नहीं रहते थे, उनका भी अपना घर था। लेकिन सुरेश के भाई गयानंद ने धोखे से वो घर अपने नाम करवा दिया था, जिसके चलते इन्हें बोट हाउस पर रहना पड़ता है। गायत्री और सुरेश ने ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई थी। आज मौसम बहुत खराब हो रहा है, लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। क्या बच्चों को ऐसे मौसम में स्कूल भेजना सही रहेगा? मौसम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि नदी के अंदर कोई भयानक तूफान आने वाला है। ऐसे में बच्चों का बोट हाउस पर रहना ठीक नहीं है। हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बोट से उतर जाएंगे और मौसम ठीक होने के बाद दोबारा बोट हाउस पर आ जाएंगे।
दोनों बच्चों को स्कूल के लिए भेज देते हैं। इससे पहले दोनों बोट हाउस से बाहर निकलते अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते भयानक बारिश के साथ आंधी आ जाती है, जिसके चलते नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है और दोनों पति पत्नी नदी के अंदर डूब जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। उन 4 बच्चों के सर से माँ और पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? आप लोग कहाँ हो? प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आप लोगों के अलावा हमारा कौन है? भगवान जी, हमें भी अपने माँ पिताजी के पास भेज दो ना। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। दीदी, माँ पिताजी अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। चारों बहनें अनाथ होकर बेसहारा की तरह गले लगकर रोती है। नदी किनारे एक जंगल होता है जिसमें वह चारों बहनें टेंट बनाकर रहने लगती है। आयशा, बिन्नी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये मोटे मोटे बेर। दीदी, हमें बेर नहीं खाना है, हमें खाना चाहिए। दीदी, हम रोज रोज बेर खा खाकर थक चुके हैं। इससे हमारा बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है। तुम दोनों तो जानती हो ना कि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो हमें खाना कौन देगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जो है यही है, यही खाकर हमें अपना गुजारा करना होगा। नहीं, हमें खाना चाहिए। अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें ऐसे खाने के लिए तड़पना नहीं पड़ता। अपनी दोनों छोटी बहनों को ऐसी भूख से बौखलाता देख सिमी और गीता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। ऐसे ही उन चारों बहनों के दिन बीतने लगते हैं। सिमी दीदी, हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? हमारी दोनों बहनें बड़ी हो रही हैं। काश हम लोगों के पास अपना घर होता, तो हमें बेसहारा की तरह जंगल में नहीं रहना पड़ता। गीता, मैं सोच रही थी क्यों ना हम चारों बहनें रहने के लिए दोबारा से बोट हाउस बना ले। लेकिन सिमी दीदी, बोट हाउस बनाना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब चारों बहनें बोट हाउस बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। चारों बहनें रोज थोड़ा थोड़ा बोट हाउस बनाती है और कई मेहनत के बाद उनका बोट हाउस बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद चारों बहनें बोट हाउस पर रहने लगती है। गीता और सिमी ढाबे पर काम करके अपनी दोनों बहनें बिन्नी और आयशा को पढ़ाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और 5 साल गुजर जाते हैं। दोनों बड़ी बहनें अब एक कंपनी में काम करती है। सिमी दीदी, आज पूरे 5 साल बीत गए हैं। काश हमारा भी बाकी लोगों की तरह जमीनों पर घर होता। गीता, अब हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। कल मैंने सर से इस बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि उनके कोई दोस्त काम करते हैं, हमें आसानी से बैंक में लोन दिलवा देंगे और धीरे धीरे हम अपनी सैलरी से लोन चुका सकते हैं। उस लोन के पैसों से घर बनाएंगे और फिर हमें इस बोट हाउस पर नहीं रहना पड़ेगा। क्या सच में दीदी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम हमारा घर नदी के किनारे बनाएंगे। हमारा घर सबसे अलग और सबसे ज्यादा सुंदर होगा। दोनों बहनों को आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है और उन पैसों से वो अपना बड़ा सा घर बनवाने लगती हैं और कुछ ही महीनों में चारों बहनों का अपना खुद का जमीन पर घर बनकर तैयार हो जाता है और चारों बहनों की आंखों में अलग ही खुशी होती है। माँ पिताजी के जाने के बाद आप दोनों ने कभी भी हमें माँ बाबा की कमी नहीं महसूस होने दी। अगर आज माँ पिताजी होते तो वो आप दोनों पर बहुत गर्व करते। आप दोनों ने बचपन से मेहनत करके हम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया और काबिल बनाया और आज आपकी बदौलत हमारा खुद का घर है। हाँ दीदी, हमें आप पर बहुत गर्व है। अगर आप दोनों ना होती तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। फिर चारों बहनें अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं
और अपनी बोट हाउस को किराए पर दे देती है, जिससे उनकी कमाई भी होती रहती है।